ओ आज के इस सत्र में हम विद्या कैसे उपयोगी होती है उसको बताने का, समझने का, समझाने का प्रयास करेंगे। विद्या 4 प्रकार से उपयोगी होती है। कल जो बताया था, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। आज ऋषि मुनियों की, विद्वानों की शैली अथवा तो उनके कथन के अनुसार और 4 चरण में भी विद्या उपयोगी होती है, उसकी चर्चा करेंगे। खास करके जो गूढ़ विद्याएं होती है उनको इस पद्धति से पढ़ना चाहिए। ये 4 चरण हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। पहला है श्रवण, अर्थात ध्यान से सुनना। उसकी पद्धति ये बताई गई कि आत्मा को मन के साथ जोड़ा जाता है। आत्मा को मन के साथ जोड़ते हैं, मन को कान इंद्रिय के साथ जोड़ते हैं और कान इंद्रिय को गुरु जी के शब्द, अर्थ और उनके संबंधों से जोड़ा जाता है और इस प्रकार से ग्रहण करना होता है। इसका नाम श्रवण। बहुत ही एकाग्रता से सुनना होता है। हम लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि क्लास चलती है तो उसमें कई छात्र जो है, अध्यापक पढ़ा रहा है और उसका ध्यान कुछ बाहर देख रहा है, अपने पड़ोसी विद्यार्थी को कुछ छेड़ रहा है, कुछ मजाक मस्ती चल रही है, कुछ और काम चल रहा है। उसका ध्यान गुरुजी के शब्द सुनने में नहीं होता है। ऊपर देखता है, नीचे देखता है, खिड़की में से झांकता है, परंतु गुरुजी के शब्दों को ध्यान से नहीं सुनता है। फिर उसके साथ क्या होता है? वो पढ़ाई में असफल रहता है। कैसे? जैसे कि एक मनोरंजक उदाहरण देना चाहूंगा कि गुरुजी ने पाठ पढ़ाया। क्या पाठ पढ़ाया? दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब एक विद्यार्थी था, वो कुछ आधी नींद में था, घर से कुछ अधिक खा कर गया था और उसकी एकाग्रता नहीं थी। कुछ उसको झटके आ रहे थे, नींद ले रहा था और कुछ सुन रहा था, कुछ नींद ले रहा था। उसको खड़ा कर दिया गया और पूछा गया कि हाँ जी, मैंने क्या पाठ पढ़ाया? तो उसने क्या जवाब दिया? दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब पाठ क्या था और उसने बताया क्या? ऐसे ही ऐसी घटना में हो जाता है कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, माँ अजमेर गई है, माँ अजमेर गई है, और किसी छात्र को ऐसे उठा दिया, बताइए मैंने क्या पाठ पढ़ाया? तो उसने कहा कि माँ आज मर गई है। ये अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो ऐसी हमारी साधारण विद्या होती है, उसमें भी हम असफल हो जाते हैं। तो ये हमारी वैदिक पाठशाला में जो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, वैदिक विचारधारा का ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसको आप अच्छे मनोयोग से पढ़ेंगे, एक एक शब्द को ग्रहण करेंगे, एकाग्र होकर के ग्रहण करेंगे। तो ये हुआ श्रवण। ये हमारी विद्या का थोड़ा ही अंश है। वो कितना अंश है वो भी आगे बताने का प्रयास करूंगा मैं। श्रवण के बाद में
आता है मनन, अर्थात हमने जो विद्या पढ़ी उसको एकांत में जाएंगे और उसको विचारेंगे, पक्ष प्रतिपक्ष उठाएंगे, उसको दोहराएंगे, पक्का करेंगे। उसका नाम है मनन। गुरु जी ने क्या पाठ पढ़ाया, क्या उदाहरण दिया, मुझे बताना हो तो मैं कैसे बताऊं, सरल भाषा में कैसे समझाऊं, क्या समझ में आया, क्या कुछ बच गया, तो इसको कहते हैं मनन। मनन के बाद में जो पढ़ी हुई विद्या के ऊपर पक्ष और विपक्ष उठा करके निर्णय किया जाता है, उसका नाम है निधिध्यासन। निर्णय पर पहुंचना, अच्छे निर्णय पर पहुंचना कि हाँ गुरु जी ने ठीक पाठ पढ़ाया है और ये ऐसा ही होता है। और चौथा चरण है साक्षात्कार, अर्थात पढ़ी हुई, सुनी हुई, मनन की हुई, निर्णय ली हुई विद्या को आचरण में, व्यवहार में उतारना, ये है साक्षात्कार। अब जो हम एकाग्रता पूर्वक अच्छी प्रकार से स्मरण करते हैं, हमने गुरु जी से 20 मिनट का प्रवचन सुना, अब गुरु जी का प्रवचन समाप्त होने पर यदि हमने उस प्रवचन में से 100 में से 100 बातें बता दी, अथवा तो 100 में से 95 बता दी, 95 नहीं तो 90 बता दी बातें, 90 नहीं तो कम से कम 80% बातें हमें स्मरण है, तो हमें सफलता अच्छी मिल सकती है। इससे कम में सफलता कम मिलेगी। जैसा जैसा घटता जाएगा वैसे सफलता का अनुपात भी घटता जाएगा। तो ये अच्छी प्रकार से श्रवण करना, अर्थात हमने विद्या को 10% पाया है, पहुंचे हैं, 10% पर पहुंचे हैं। आगे जब हम उसको एकांत देश में बैठ करके उसके ऊपर मनन करते हैं, विचार करते हैं, उसको दोहरा करके पक्का करते हैं, उसके 20% मार्क मिलते हैं, अर्थात हम 30% पर पहुंचे कुल मिलाकर के, 10 श्रवण का और 20 मनन का। और जो निधिध्यासन है उसके अंक मिलेंगे 30। तो 30 अंक मिलने पर भी अभी हमारी विद्या पूर्ण नहीं हुई है। तो 10 जमा 20 जमा 30 अर्थात हम 60% पर पहुंचे हैं। और आगे जो है साक्षात्कार है, अर्थात विद्या को धरातल पर उतारना, व्यवहार में उतारना, उसके 40% हैं। और ये 40% जब मिलता है हमें, पूरी तरह से हम उसको व्यवहार में लाते हैं, तब हमारी विद्या पूर्ण मानी जाती है। तो ये विद्या कैसे उपयोगी होती है, इसकी एक दूसरे ढंग से व्याख्या करने का प्रयास किया। अब हम जो भी पढ़ते हैं तो उसके विषय में एक अच्छी उक्ति है, जो नहीं पढ़ते हैं उनसे वे लोग अच्छे हैं कि जो पढ़ते हैं। पढ़ने वालों से उसको स्मरण करने वाले अच्छे हैं, और स्मरण करने वाले से वे लोग अच्छे हैं जो उसके अभिप्राय को समझते हैं, और अभिप्राय को समझने वाले से भी वे लोग अच्छे हैं जो उसको आचरण में लाते हैं। तो इस प्रकार से हम जब आचरण में विद्या लाते हैं तब हमारी विद्या जो है उपयोगी बनती है। तो इस प्रकार से पढ़ना, स्मरण रखना, इन सब कार्यों में अभिप्राय समझना, इन सब कार्यों में और आचरण में लाना, वहां तक हमें सफल होना है तो हमें एक अच्छी उत्तम बुद्धि की आवश्यकता रहेगी। और बुद्धि का काम 2 है। पहला काम अच्छा निर्णय लेना, और दूसरा काम यह है कि फटाफट निर्णय लेना। ये 2 विशेषताएं कहनी चाहिए, बुद्धि के 2 गुण,
अच्छी बुद्धि के दो गुण हैं कि व्यक्ति अच्छा निर्णय लेता है, और दूसरी बात कि वो फटाफट निर्णय लेता है, उसको निर्णय लेने में देर नहीं लगती है। तो ऐसी उत्तम बुद्धि को हम कैसे प्राप्त करें, इस विषय को भी समझने का प्रयास करेंगे। अनुभव के आधार पर प्रयोग किए हुए हैं कि भाई किस प्रकार से हम बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो बुद्धि विकास के अनेक उपाय हैं, कुछ उपायों को आज देखने का प्रयास करेंगे। पहली बात कि हम सात्विक भोजन करेंगे तो बुद्धि बढ़ेगी। सात्विक भोजन क्या है? सात्विक आहार जो शाकाहारी भोजन है, सात्विक आहार में दूध, घी, मक्खन इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, फलों का प्रयोग करते हैं। और सात्विक भोजन में घर का हो भोजन और गर्मा गर्म हो, वो सात्विक होता है। बहुत ठंडा और बासी हो, उसमें सात्विकता कम रहती है। तो सात्विक भोजन करें, हितकारी भोजन को करें, नशीली चीजों का सेवन न करें, और सात्विक भोजन भी एक नपीतुला मात्रा में करें, नपातुला भोजन करें। और हम जो है ऋतु अनुकूल और अपनी पसीने की कमाई से भोजन करें। अर्थात इसका सूत्र है हित भूख, मित भूख और ऋत भूख। जो हमारे लिए हितकारी भोजन है, ऐसे भोजन को करें, उसे भी संयम से सीमित मात्रा में करें। और जो है ऋत भोग, ऋतु अनुकूल और परिश्रम की कमाई से, ईमानदारी से प्राप्त धन से हम भोजन करें। एक दूसरा उपाय है कि हम गाय की यदि सेवा करते हैं, अश्व की सेवा करते हैं, शास्त्रों में बताया है गाय की सेवा करो, अश्व की सेवा करो तो बुद्धि बढ़ती है। गायों के बीच में रहें, गायों को चारा डालें, गायों को थोड़ा मालिश करें, गायों की पीठ पर हाथ फेरें, गायों का गोबर हटावें। तो गाय के साथ रहने से और गाय की सेवा करने से, गाय की सुख सुविधा का ध्यान रखने से और गाय के दूध आदि का सेवन करने से बुद्धि बढ़ती है। एक और उपाय है कि यदि हम नियम बनाते हैं यज्ञ करने का, हवन करने का, तो हवन में जो है गाय का शुद्ध घी, पीपल की समिधा और अनेक जड़ी बूटियां जो हिमालय में, विंध्याचल पर्वतों में पाई जाती है, ऐसी अनेक जड़ी बूटियों का प्रयोग करके जब हम हवन के माध्यम से भेषजीय यानी कि मेडिसिनल गैसेस उत्पन्न करते हैं, उससे हमारी बुद्धि विकास को प्राप्त करती है। तो यज्ञ करना ये भी बुद्धि को बढ़ाने का उपाय है। ऐसे ही अगला उपाय है स्वाध्याय, अर्थात अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ना, प्रेरणादायक जीवन चरित्रों को पढ़ना, हमारे जो शास्त्र हैं उनको पढ़ना, वेद, दर्शन, स्मृति ग्रंथ, महाभारत, रामायण आदि इतिहास की पुस्तकें, और उसमें से अच्छी अच्छी प्रेरणाएं लेना। तो ये जो है स्वाध्याय, वो भी बुद्धि को बढ़ाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ ऐसा अद्भुत है, जो ऋषि मुनि लोग होते हैं वे सुपर जीनियस होते हैं। इन्होंने ये जो विशिष्ट ग्रंथ लिखा है जिसमें सैकड़ों हजारों ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं, उद्धरण दिए हैं, कोटेशंस लिए हैं, उस ग्रंथ को केवल 3 मास में उन्होंने लिख लिया था। जो कि आज का एक स्कॉलर व्यक्ति बड़ी विशाल लाइब्रेरी हो, पुस्तकालय हो, उसमें बैठ करके भी जो 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में नहीं लिख सकता, उन्होंने वो 3 मास में लिख दिया था केवल।
तो ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ ऐसा है कि इस ग्रंथ को मनोयोग से जो पढ़ेगा उसकी बुद्धि डबल हो जाएगी, आगे चल करके वो 3 गुना हो जाएगी, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसे बढ़िया ग्रंथ और भी ग्रंथ है, दर्शन शास्त्र जो है उससे हमारी बुद्धि विकसित होती है, और जो है उपनिषद के ग्रंथ है उससे भी जो है हमें बहुत बोध होता है। रामायण महाभारत में भी से भी बहुत प्रेरणाएं मिलती है, और भी ग्रंथ हैं ऋषि मुनियों के, मनुस्मृति हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें जीवन जीने की कला है, विज्ञान है, बेसिक आर्ट ऑफ लिविंग जिसमें से हमें प्राप्त होता है। ऐसी पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए, इससे बुद्धि बढ़ती है। तो आज के दिन इतना ही। अगली कक्षा में आपको बुद्धि विकास के और उपाय भी बताने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।